अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी कोर्स ENG 405 रिसर्च मैथडोलॉजी के सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे। सेकंड लेक्चर जो है, पहले लास्ट लेक्चर में मुझे याद होगा हमने इंट्रोडक्शन दिया था रिसर्च मैथडोलॉजी पे और उसकी वेरियस टाइप्स को डिस्कस किया था, एज वेल एज दी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च। आज हम बात करेंगे कि रिसर्च की टेक्निक्स क्या है। बेसिकली ये टेक्निक्स वो हैं कि प्रोसेस किस तरह सर्च का होता है, उससे मुतलिक बातें हैं। नंबर 1 पे आएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि सिंपली आप जब चीज़ों को विटनेस करते हैं, फिनोमेना को विटनेस करते हैं, उसके अलावा आप वेरियस बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करें, उनको देखते हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन में आता है। इसकी 3 बेसिक टाइप्स हैं और नंबर 1 है कि जी नॉन कंट्रोल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 है नॉन कंट्रोल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नंबर 3 है सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नॉन कंट्रोल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर ये होता है कि आप जो है अपने जो सैम्पल्स होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, लोग हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते और इसके अलावा आप उनके अंदर पार्टिसिपेंट भी नहीं होते। आप एज अ थर्ड पर्सन दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हो विदाउट इन्वॉल्विंग इन दैम, विदाउट अफेक्टिंग दैम इन एनी मैनर एंड समटाइम्स विदाउट इवन टेलिंग दैम दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये एक एथिकल इश्यूज़ में उठता है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे कि वो एथिकल इशू क्या है और वो क्यों लोग ये प्रेफर करते हैं इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना कि अगले एलिमेंट को ना बताया जाए कि यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। नॉन कंट्रोल नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर थर्ड पर्सन के तौर पे आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ों को नोट कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी, राइट। नंबर 2 जो है नॉन कंट्रोल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल तो नहीं करते अपने एलिमेंट्स को, वेरिएबल्स को, लेकिन आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हो कि आप उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, आप उसके अंदर एज अ पार्टिसिपेंट ऐड हो जाते हो। इसके भी कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें फ़र्क है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। नॉन पार्टिसिपेंट नॉन कंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर क्या होगा कि लेट्स सपोज आपने रिसर्च करनी है कि आजकल की जो पाकिस्तान की यूथ है वो कौन से स्लैंग्स यूज़ करती है इन द कन्वर्सेशंस, लैंग्वेज के ऊपर ये एक रिसर्च है आपकी। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप एक यूनिवर्सिटी जाएंगे, देखेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उनको पास जाके ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे वो कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कौन से स्लैंग्स का इस्तेमाल करें। अब इसमें एथिकल इशू ये आता है कि अगर आप उनको नहीं बताते कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बाद में उनके लिए मसला बन सकता है कि उनका जो फ्रीडम ऑफ राइट है आप उसको इंक्रोच कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप उनको बता देते हैं तो उसका नुकसान ये है कि उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसको कहते हैं हम हॉथॉर्न इफेक्ट। मोर ऑन दैट लेटर, एंड पे मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लें कि नॉन कंट्रोल्ड बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि वो आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप देखते हैं, आपने लैंग्वेज के बारे में जानने कि यूथ ऑफ पाकिस्तान कौन सा स्लैंग इस्तेमाल कर रही है अपनी कन्वर्सेशन के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं उनके पास जाके आप उनके दरमियान बैठ जाएंगे, ठीक है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जी वो कौन से स्लैंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी 2 सवाल आते हैं एथिकल। एक तो ये कि अगर तो आप उनको बता देते हैं कि आप उनके स्लैंग्स को नोट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपने स्लैंग्स चेंज कर लें या स्लैंग्स का ओवर यूज़ करना शुरू करते हैं और आपके डाटा के अंदर एक डिस्क्रिपेंसी आ जाए, एक उतार चढ़ाव, एक एरर आ जाए। ऑन द अदर हैंड अगर आप उनको नहीं बताते, फिर वही बात है कि जो उनका फ्रीडम ऑफ सीक्रेसी है, प्राइवेसी है, आप उसको इंक्रोच करें, उनको बगैर बताए उनको नोट करें। इसका हल ये भी दिया जाता है कि जी पूरी रिसर्च ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनको एंड पे बता दिया जाए कि जी हमें आपको इस नीयत से ऑब्जर्व करा था और अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस डाटा को यूज़ कर लूँ कि ना कर लूँ। लेकिन ये एथिकल इश्यूज़ जो हैं ये आते आते इसमें इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो तीसरा है सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, में क्या होता है कि आप एज सच कंट्रोल नहीं कर रहे होते वेरिएबल्स को और एलिमेंट्स को, लेकिन आप उनको एक तरह से लिमिट कर देते हैं। आप उनको ऐसे सिनेरियो में रखते हैं कि उस सिनेरियो के अंदर वो सर्टेन चीज़ों को सिर्फ यूज़ करें और जिसकी वजह से आपको सर्टेन डाटा मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप उस तरह ग्रुप के पास जाते हैं, स्टूडेंट्स के पास, कहते हैं मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से स्लैंग्स आते हैं, तो कैन यू रिपीट ऑल द स्लैंग्स यू नो। तो कोई 2 बताएगा, कोई 5 बताएगा, कोई 3 बताएगा, कोई 1 बताएगा।
इस तरह आपने उनको बता दिया, लेकिन आपने सिस्टमेटिकली उनको कंट्रोल कर दिया है कि उनकी कन्वर्सेशन सिर्फ स्लैंग्स तक लिमिट हो गई है। समझ आ गई इस बात की? ये था ऑब्जर्वेशन, जो पहली टेक्निक थी रिसर्च की। सेकंड टेक्निक है क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स में क्या होता है कि आप एक फॉर्म देते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनके आंसर्स देते हैं। ठीक है, वो आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चनियर भी हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ नीचे लाइन है, इसमें वो पूरा पूरा अपना आंसर लिख सकते हैं, या फिर क्लोज एंडेड भी हो सकती हैं जिसके अंदर उनको ऑप्शंस दी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और उनमें से एक चूज़ कर सकते हैं बस। ठीक हो गया? इसकी भी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। गुड एंड हैट, GOOD गुड एंड HATTE हैट, ये दो रिसर्चर्स थे, उनकी डेफिनेशन है क्वेश्चनियर के मुतालिक। वो कहते हैं क्वेश्चनियर इज़ द डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस यूजिंग फॉर्म विच रिस्पोंडेंट्स फिल। यानी ये एक ऐसा क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने का तरीका है जिसमें फॉर्म दिया जाता है रिस्पोंडेंट्स को, जो कि वो खुद फिल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड क्वेश्चनियर से ऑपोजिट चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल में क्या होता है कि वही फॉर्म अब रिस्पोंडेंट के पास नहीं है बल्कि रिसर्चर के पास है। वो सवाल का जवाब पूछ के जवाब जो मिलता है उसको खुद फिल करता है फॉर्म को, उसको स्केड्यूल कहते हैं। ये भी क्वेश्चनियर की फॉर्म है, इसमें बस राइट करने वाला जो इंसान है वो डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चनियर की टाइप्स कौन कौन सी हैं? बेसिक दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स होते हैं और एक अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स होते हैं, जो मैंने पहले बात की है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं उसमें फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उसमें फिक्स्ड आंसर्स होते हैं और उन्हीं में आंसर में से कोई ना कोई देना होता है आपको, आंसर ऑप्शंस होती है। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस नहीं होती और ओपन एंडेड होते हैं, वो कोई भी आंसर दे सकते हैं। ओपन एंडेड जो है वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ रिसर्च में यूज़ होते हैं, जिनको हम अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड जो कि क्लोज एंडेड है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्वांटिटेटिव, जो आपको फिक्स्ड आइडियाज़ चाहिए थे, फिक्स्ड नंबर्स चाहिए थे। इसी सिनेरियो के अंदर, इसी सीन के अंदर जो है आपको एक टूल यूज़ करते हैं क्लोज एंडेड या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स के अंदर, इसको हम कहते हैं लाइकर्ट स्केल, LIKERT'(S), लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल में क्या होता है कि हर क्वेश्चन के नीचे 5 ऑप्शंस दी गई होती हैं और 5 ऑप्शंस अक्सर मेरे ख्याल से आपने पहले पढ़ी हुई, जो आपने कभी सर्वेज या क्वेश्चनियर्स को आंसर किया होगा। वो किस तरह की ऑप्शन होती हैं? स्ट्रांगली डिसएग्री, डजंट मैटर या नो कमेंट्स, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये 5 ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री तक, फिर इधर डिसएग्री, फिर इधर एग्री, और दरमियान में नो आंसर या नो व्यूज़, ठीक है, ये नॉर्मल या एवरेज। इसमें ये 5 होते हैं और इसमें भी जो होता है कि क्वेश्चनियर्स में अक्सर रिसर्चर्स टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि वो बार बार एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ वर्डिंग से रिपीट करते हैं लाइकर्ट स्केल के अंदर, ताकि वो जान सकें कि कौन सी वाली जो है बात इसके अंदर सच है। कहीं ये तो नहीं कि एक जगह उन्होंने 2200 गलत जवाब दे दिया हो और बाद में वो जवाब जो है कुछ और निकले। ठीक हो गया? इसके बाद थर्ड टेक्निक है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि इट इज़ अ कन्वर्सेशन विद पर्पस एंड इट इज़ एन इंटरैक्शनल प्रोसेस। इंटरैक्शनल प्रोसेस, ये जो डेफिनेशन दी है यंग ने, ठीक है, और इसकी जो है बेसिक हम 6 टाइप्स जो है, बल्कि 5 टाइप्स हम जो है देखते हैं। एक है डायरेक्टिव जो इंटरव्यू होते हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ सिर्फ मूव कर रहे होते हैं और आप सिर्फ उनसे लिमिटेड क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि उन्हीं क्वेश्चन के हमें आंसर्स मिले। सेकेंड है नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है कि आप अपने इंटरव्यू को लिमिट नहीं करते, आप उनसे ये नहीं पूछते कि हाउ डिड यू डू दिस, आप पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर व्यू। ठीक है, आप क्यों वाले और कैसे वाले सवाल नहीं पूछते, क्या वाले सवाल पूछते हैं, ताकि उनको ओपन एंडेड हो कि वो उसमें मुख्तलिफ बातें कर सकें। फिर वही वाली बात है कि डायरेक्टिव जो है वो यूज़ होता है क्वांटिटेटिव में और नॉन डायरेक्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज़ होती है इंटरव्यू की फॉर्म। थर्ड टाइप है फोकस्ड, उसमें एक सिंपल एक सर्टन पर्सपेक्टिव की कोई बात हो रही है, उससे हट की बात नहीं हो रही थी। लेट्स सपोज अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कि क्या आपने जो है मुख्तलिफ राइटर से बात की, उन्हें क्या उनका व्यू है रिगार्डिंग पोस्ट कलोनियलिज्म इन साउथ एशिया, तो उसमें आप सिर्फ पोस्ट कलोनियलिज्म से मुतालिक बात करेंगे, उससे हट के बात नहीं करेंगे। थर्ड है रिपीटेड। फोर्थ है रिपीटेड इंटरव्यू में क्या होता है कि आप बार बार एक तरह का इंटरव्यू जो है एक ही वेरिएबल से बार बार करते हैं ताकि उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज, उसका मुख्तलिफ बिहेवियर देखें, क्या उसका बिहेवियर सेम रहता है कि डिफरेंट होता है। एक ये चीज़, और कभी कभी सेम इंटरव्यू आप मुख्तलिफ लोगों से करते हैं,
वेरिएबल तो देखने के लिए कि वेरिएबल चेंज करने से क्या लोगों की सोच बदल रही है कि नहीं बदल रही, कि सबकी सोच एक जैसी है। फिफ्थ टाइप जो है उसको हम कहते हैं इन डेप्थ इंटरव्यूज़। उसमें जैसा फोकस इंटरव्यूज़ की अलग एक एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें आप एक चीज़ को फोकस करते हैं, फिर उसकी इन डेप्थ एंड तक जाते हैं, उसकी ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव को आप नोट करते हैं। फोर्थ टेक्निक जो है वो सर्वेज है, बड़े कॉमन है, ठीक है। और ये सर्वेज जो है डिपेंड करते हैं क्वेश्चनियर्स पर और इंटरव्यूज़ के ऊपर ही। इनका मिक्सचर होता है जिसमें आप एक वास्ट एरे ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। ये टेक्निक्स आप समझ लें फिर कि डाटा कलेक्शन के लिए रिसर्च के अंदर। अब उसमें ये चीज़ समझने वाली है कि ये सर्वेज जो है पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं, और अब करंट टाइम के अंदर ये साइबर वर्ल्ड के अंदर भी हो सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी हो सकते हैं। ट्विटर जो है या फेसबुक है उसके अंदर पोल की ऑप्शन होती है जहाँ पे आप पोलिंग करके पूछ लेते हैं, ठीक हो गया। फ़िलहाल जो टेक्निक्स हैं उससे मुतल्लिक इतना ही हमारा लेक्चर है, ठीक है। और ये ब्रीफली मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसमें जो लेटर और बातें हम उसको बाद में बात करेंगे, बाकी आप उसको नेट से चेक कर लें, लेकिन टेक्निक्स जो है रिसर्च की यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिसर्च के अंदर डिफ़िकल्टी क्या होती है और सैम्पलिंग क्या होती है। बल्कि ऐसा करते हैं छोटे छोटे ब्रीफ टॉपिक्स हैं, इनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है सैम्पलिंग। जो सैम्पलिंग है उससे मुराद होती है जो आपने लोग चूज़ किए अपने इंटरव्यू के लिए या अपने क्वेश्चनियर्स के लिए या अपनी रिसर्च के लिए, वो कौन से लोग हैं या कौन सी आपने एरिया को रिसर्च के लिए चूज़ किया है। नंबर वन, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है सैम्पल होता है, द पार्ट, द वेरिएबल, द एलिमेंट दैट यू चूज़ फॉर योर रिसर्च, ठीक है, उसको लिमिट करने के लिए। उसमें नंबर वन टाइप है रैंडम सैम्पल। रैंडम सैम्पल क्या होता है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, आपने उनमें से पूछना है कि उनका क्या रुझान है टुवर्ड्स लेट्स सपोज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, या फिर पेंडेमिक के बारे में क्या व्यूज़ हैं, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, या फिर हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जी शेक्सपियर जो है क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है मॉडर्न टाइम्स के अंदर, उससे मुतल्लिक आप रिसर्च कर रहे हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग में ये होगा कि आप रैंडमली लोगों को चूज़ करेंगे ग्रुप के अंदर से, आपकी कोई क्राइटेरिया भी नहीं होगा चूज़ करने का। अभी सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग रिसर्चर्स के मुताबिक सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है। इससे ये होता है कि बायस ख़त्म हो जाता है, आपका झुकाव टिल्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं रैंडम लोगों को उठा रहा हूँ, इनमें से कोई भी खिलाफ भी हो सकते हैं इस व्यू के और हक में भी हो सकते हैं। इधर वे ये जो है वर्क करेगा, ठीक है। हम जिस मर्जी से पूछते हैं, अगर तो हक में होगा तो फिर भी पता चलेगा, खिलाफ होगा फिर भी पता चलेगा, लेकिन इसमें हमारी बायसनेस या हमारा टिल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है कि अगला बंदा क्या बात करता है। रैंडम सैम्पलिंग से अगला जो है टाइप, सेकंड टाइप, उसको हम कहते हैं सिस्टमेट, ठीक है, सिस्टमेट सैम्पलिंग। इसको हम सूडो रैंडम सैम्पल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है सैम्पल जो चूज़ करते हैं वो होता रैंडम ही है, लेकिन वो रैंडम होता है एक ख़ास इंटरवल के बाद। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के अंदर भी 100 पीपल हैं, 100 लोग हैं, उसमें आप फैसला करते हैं कि मैंने ये सवाल करना है, ये क्वेश्चन करना है, हर 10 बंदे से मैं एज अ सैम्पल चूज़ कर लूँगा। जितने लाइने लोग बैठे हुए हैं तो उसे गिना, ये 10वां% आप उठ जाए, फिर अगले 10वें को देखा, फिर आप उठ जाए। अब वो नंबर को चेंज नहीं करेगा, एवरी 10th पर्सन को ही उठाएगा वो, ठीक है, या एवरी 15th या एवरी 12th जो उसने नंबर चूज़ कर लिया है उसी के इंटरवल से वो शख्स को उठाएगा और ऐसा सैम्पल एक ग्रुप बना लेगा, वो सैम्पल बन जाएगा, फिर उस पर वो रिसर्च अपनी कंडक्ट करेगा। इससे भी जो बायसनेस है रिसर्चर की वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि आप ग्रुपिंग कर लेते हो, कि फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च करनी है तो मैं सैम्पल कर लेता हूँ, ग्रुपिंग कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पकड़ लेता हूँ, इनकी रिसर्च अलग होगी, थर्ड सेमेस्टर की रिसर्च अलग होगी, फिफ्थ की अलग होगी और सेवन्थ की अलग होगी, और इसके अलावा मैं एक इंटर के बच्चों का ग्रुप भी बना दूँ, सैम्पल बना दूँ इनकी। इससे जब स्ट्रेटिफाइड से मुराद सर्टिफिकेशन, डिवीजन हुई है, क्लासिफिकेशन हुई है, फिर मैं देखूँगा कि इस सैम्पल की क्या, इस एज ग्रुप की क्या सोच है, इस एज ग्रुप की क्या सोच है, इस एज ग्रुप की क्या सोच है, अपॉन अ सर्टन रिसर्च क्वेश्चन, जो हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है उससे मुतालिक इनकी सोच क्या है। फोर्थ फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग जो है वो हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप एक पूरे ग्रुप को उठा लेते हो, और वो मिक्स भी हो सकता है, वो एक सिंपल भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। व्हाट यू गोइंग टू डू इज चूज अ ग्रुप ऑफ पीपल with random affiliations and with no connection at all, and you group them together in a cluster and then ask them the research question so that you may get an answer that is totally unbiased.
ये है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता रिसर्च में, लेकिन ये एक मेथड है जिसको फिर भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी मेजॉरिटी बहुत कम है परसेंटेज। जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है ये बड़ी रेयर है, सबसे रेयर है। इसे कहते हैं सेल्फ सेलेक्ट सैंपल। सेल्फ सेलेक्ट सैंपल कब होता है कि जब कोई सैंपल इटसेल्फ जो है अपने आप को वॉलंटियर कर दे कि जी आप मुझे एज अ सैंपल ले लें, आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च, ठीक है, वो खुद अपने आप को वॉलंटियर कर दे और वो आ जाए। इस तरह के जब बहुत सारे लोग खुद, आप एक ऑनलाइन फेसबुक पे करते हैं कि कौन कौन मेरी रिसर्च का पार्ट बना जाता है। मेरी रिसर्च जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर है कि क्या उसकी जो है लिटरेरी सिग्निफिकेंस है, लेट्स सपोज, ठीक है, टीवी सीरीज़, या फिर अर्तुगरुल ड्रामे के ऊपर है, या वट एवर, ठीक है, या फिर फैशन सेंस जो प्रिवेलिंग है पाकिस्तान में उसके ऊपर मेरी रिसर्च है, तो कौन कौन इसमें जो ना मेरी हेल्प आउट करेगा। तो बहुत से लोग जो ऑनलाइन अपना पार्टिसिपेशन को शो करना चाहते हैं कि जी हम आपके सैंपल का हिस्सा बनेंगे। तो ये क्या है, सेल्फ सेलेक्ट सैंपल, ठीक हो गया। पहले हमने बात की है एक तो ये कि जी टेक्निक्स क्या है रिसर्च की, फिर हमने बात की कि सैम्पलिंग क्या होती है, और अब हम ब्रीफली एक बात करेंगे, वो है कि रिसर्च के अंदर डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं, ठीक है। वो बेसिकली जो है 5 डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमें आती हैं ड्यूरिंग रिसर्च, और उनको किस तरह, वो क्यों आती हैं और उनमें क्या क्या कुछ है वो हम देखते हैं। नंबर 1 जो डिफ़िकल्टी रिसर्च में आती है वो है हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है कि जब जो आपके सैंपल्स होते हैं उनके बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है, चेंज आ जाता है रिसर्च इटसेल्फ से। इसको हॉथॉर्न इफेक्ट क्यों कहते हैं, इसमें बताता हूँ कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वॉर 2 एल्टन मेयो ने एक रिसर्च कंडक्ट की हॉथॉर्न प्लांट के ऊपर। हॉथॉर्न प्लांट जो था वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का एक पावर प्लांट था, और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ऊपर ना वो रिसर्च करना चाहते थे कि देखना चाहते थे कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी कंडीशन है जिनको हम चेंज करें तो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो बेहतर हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो एल्टन मेयो ने पहले वेरिएबल के साथ चेंज किया कि उनके लिए बेटर लाइटिंग दी, उनके लिए बेटर जो है हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेसेस कर दिए, उनके एसी वगैरह का इंतज़ाम कर दिया। फिर उसने उसके बाद देखा कि जी इनको फूड वगैरह अवेलेबल है कि नहीं कैफेटेरिया में, फिर उसने चाय का और कॉफ़ी का इंतज़ाम कर दिया उनके लिए। आहिस्ता आहिस्ता से मुख्तलिफ चीज़ चेंज की, उसने देखा कि हर एक चीज़ के साथ साथ इफेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जो तमाम जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वो पहले में तो बहुत खुश हुआ एल्टन मेयो और उसकी टीम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हो कि हम जो मर्जी वेरिएबल चेंज कर लें हमेशा प्रोडक्टिविटी पहले से बेहतर ही हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि तमाम के तमाम वेरिएबल्स वापस ले लिए, उनको पहली वाली सिचुएशन उनकी वर्क कंडीशन थी उसमें डाल दिया, और देखा कि उनकी जो इफेक्टिविटी थी और जो उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी थी वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगी, और वो रिसर्च फेल होगी। लेकिन एल्टन मेयो ने उसको हॉथॉर्न इफेक्ट का नाम दिया, उसने इस बात को जाना, उसने एक चीज़ को समझा कि जब सैंपल को पता हो कि दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन तो फिर उनका बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो अपने आप को बेहतर पेश करते हैं, परफेक्ट इमेज देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड दैट इज़ वाई दे वर्क इवन हार्डर जस्ट टू शो दैट दे आर द बेस्ट। समझ आ गई? इसलिए जो है ना नॉन कंट्रोल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या नॉन कंट्रोल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये एथिकल क्वेश्चन आता है कि क्या सैंपल को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि हम रिसर्च करें। अगर बता देंगे तो हॉथॉर्न इफेक्ट हो सकता है, उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। अगर नहीं बताएंगे तो एथिकल इश्यूज आ जाते हैं कि उनका जो फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी है वो इंक्रोच हो रहा है। ये नंबर 1 डिफ़िकल्टी है। नंबर 2 डिफ़िकल्टी क्या है कि पीपल मेल आए। पहले वो था ना कि लोग इट्स सेल्फ रिसर्च की वजह से हो रहा है, कभी सोचते कि उनको रिसर्च का पता ही ना हो, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो झूठ बोले सिर्फ ऑन अ विम, शायद मजाक में, या हो सकता है कि वो कोई बात छुपाना चाह रहे हो किसी को पता ना चले, या हो सकता है कि सिर्फ वो सोचते हुए कि भाईजान हम किसी बंदे को बात करें, ये बात मुझे पता है तो मैं इनको ना जो है बताऊँ, मैं झूठ बोल दूँ। तो एक ये मसला भी कि वी डू नॉट रियली नो कि व्हेन इज़ द सैंपल लाइंग एंड व्हेन द सैंपल इज़ नॉट लाइंग एट ऑल। थर्ड मसला है कॉम्प्लेक्स। रिसर्च कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और तमाम वेरिएबल्स, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि तमाम वेरिएबल्स को आप समझ नहीं सकते, जांच नहीं सकते कि क्या ये इस तरह ही प्रिवेल करेंगे, क्या उनमें इसी तरह जो है जो हमने मॉडल रिसर्च मॉडल बनाया है या हमने जो रिसर्च का डायरेक्टिव बनाया है क्या वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर। नंबर 4 जो डिफ़िकल्टी आती है वो एथिकल रीजन, जिससे मैंने पहले बात की कि क्या पार्टिसिपेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर हो तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ना भी हो फिर भी
उसको सैंपल को बताया जाए कि ना बताया जाए, कितने हद तक आप इंक्रोच कर सकते हैं, कहाँ पे प्राइवेसी राइट्स आते हैं, ठीक है। और अगर उनको बताया भी जाए और उनकी कितनी बातें हमें पब्लिक करनी चाहिए, क्योंकि वो सब वनरेबल पोजीशन आता है, तो एथिकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे रिसर्च के अंदर। फिफ्थ डिफिकल्टी आती है ऑब्जेक्टिविटी। कभी कभी क्या होता है, जो मैंने बात की ना कि नॉन कंट्रोल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर क्या होता है कि अक्सर औकात रिसर्चर जब वो पार्ट बनता है रिसर्च का, तो हो सकता है कि उसके अंदर एक बायसनेस आ जाए, क्योंकि वो उस ग्रुप का पार्ट बन गया और ओवर टाइम वो उनके साथ एक एफिलिएशन क्रिएट कर ले उस ग्रुप के साथ। फॉर एग्जांपल, वो जो बंदा था रिसर्चर जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास गया उनकी स्लैंग की लैंग्वेज को समझने के लिए, हो सकता है वो उनके साथ इतना फ्रेंडली हो जाए कि वो खुद वो स्लैंग्स यूज़ करना शुरू कर दे, और हो सकता है कि उस वजह से उसकी रिसर्च के अंदर इफेक्ट आ जाए, वो काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज कर दे। हो सकता है कि वो इमोशनली अटैच हो जाए किसी सैंपल के साथ, या हो सकता है कोई उसको सैंपल का पार्ट जो है कोई एलिमेंट पसंद नहीं आया और उसे वो नफरत करना शुरू हो जाए, उसकी जो रिसर्च है वो बायस्ड हो जाए। तो एक ये भी रिसर्च में मसला है। ये यहाँ तक इतनी बात समझने वाली है, हमने बात कर ली है, ठीक है। यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। सेकंड अपना हमने बात कर ली अपनी, एक तो सबसे पहले टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, एक हमने बात कर ली कि रिसर्च के अंदर डिफ़िकल्टी कौन कौन सी है, और उसके अलावा हमने बात कर ली कि सैम्पलिंग की वेरियस फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है एक तो स्टेप्स भी बात करेंगे, ठीक है, और उससे लेक्चर में कि हम किस तरह रिसर्च पेपर को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा थर्ड और फोर्थ लेक्चर होगा, उसको आप ज़रूर देखें।